Assalamu alaikum everyone. Today we are going to analyze Russia Ukraine war. This is the third part of our video. पहले हमने हिस्ट्री डिस्कस की, रीजंस डिस्कस किए और ओवरऑल उसका टाइमलाइन वगैरह डिस्कस की। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर का। इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट तो जॉन मेशाइमर का है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, सिक्योरिटी थ्रेट और वो सारी चीज़ें इसी के आर्गुमेंट में आती है। तो जॉन मेशाइमर आपको पता है फेमस स्कॉलर है, थिंकर है वेस्ट का, यूएस का। इसने ये कहा है कि ये जो आपका ओवरऑल डायनामिक्स है ना, ये रशिया यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है। यूरोप ने कंपेल किया रशिया को, वेस्ट की गलती है। मतलब उसका सिंपल एक लाइन में मतलब है कि यूएस की वजह से ये वॉर हुई है। वो ब्लेम वैसे भी जॉन मेशाइमर हालांकि यूएस का स्कॉलर है, लेकिन वो ब्लेम करता है यूएस को कि इसकी वजह से रशिया ने हमला किया है। एक आर्टिकल आया है ओवरऑल जॉन मेशाइमर को, उसने भी आर्टिकल किया फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर। उसमें भी पूरा ग्रेट पावर्स का मतलब रियलिज्म के ऊपर वो पूरा आर्टिकल है। उसने ये बताया कि वेयर मतलब स्कॉलर्स गेट रॉन्ग अबाउट रियलिज्म, कि रियलिज्म को इन्होंने गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया है। रियलिज्म कभी ना मरा था ना मरेगा। ओवरऑल उन्होंने रियलिज्म को एक्सप्लेन किया, जॉन मेशाइमर की बात को एग्री किया और यूक्रेन रशिया वॉर को एक्सप्लेन किया है कि वो पूरा रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में फिट आता है। ठीक है, ईयू का जो डिज़ायर एक्सपैंड होने का, नेटो का डिज़ायर है, उसकी वजह से यूरोप रशिया के अंदर एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हुआ। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को इशू हुआ और जो पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक है ना, वो एक फंक्शनिंग होनी शुरू हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ रियल पॉलिटिक वाज नेग्लेक्टेड बाय द यूरोप इन द लाइट ऑफ लिबरलिज्म। अब ये वाला कॉन्टेक्स्ट है आपका पूरा जॉन मेशाइमर का। वो ये कहता है कि रियलिज्म के हिसाब से पक्की बात है कि वॉर होगी है, पहले वॉर से पहले ये बात एक्सप्लेन कर रहा है और इसी चीज़ को आगे फिर डिफेंड करने के लिए रशिया इसके पूरे एनालिसिस को उठा के एक्सप्लेन कर रहा है वेस्ट को, कि आपका ही स्कॉलर ये बात बता रहा है हमें। ठीक है, वो ये बता रहा है कि जो रशिया की डिपेंडेंसी है, जैसे कि पूरा लिबरलिज्म का, यार क्या आर्गुमेंट है, लिबरलिज्म का यही आर्गुमेंट है, इंटरडिपेंडेंसी डेमोक्रेटिक मॉडल के आपस में जब इकोनॉमिक कॉपरेशन होगी तो वॉर नहीं होंगे। लेकिन ये रॉन्ग हो गया, यही वाला इस आर्टिकल में पूरी बात एक्सप्लेन की गई थी। अच्छा, दूसरा जो एनालिसिस हमारा ये है, या दूसरा रीज़न कह लें, वो ये है कि रशिया ड्रीम टू एनेक्स फ्रॉम फॉर्मर एरियाज़, कि रशिया चाहता है एक्सपेंड करना। ये मैंने पहले भी रीजंस पढ़ा चुका हूँ या पढ़ चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि रशिया ने एक्सपेंशन करनी है। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। खैर हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहला तो उसकी जो मतलब फॉर्मर एरिया, जो उसकी कोल्ड वॉर के ग्रेट पावर बनने की जो उसकी एस्पायरेशंस है ना, वो यहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जॉर्जियन वॉर 2008 के अंदर उसने इन्वेड किया, फिर क्राइमिया के अंदर दूसरी दफ़ा उसने इन्वेजन की, फिर तीसरी दफ़ा यूक्रेन के अंदर डायरेक्ट 2022 के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं इन्वेजन कर दी। क्राइमिया के अंदर वेलकम किया, जॉर्जिया के अंदर भी, फिर मिन्स्क एग्रीमेंट्स, वो मिन्स्क से पहले जो एग्रीमेंट्स हो गए थे 2013 के अंदर ईयू वाले, तो उसमें ये सॉल्व हो गया था। ठीक है, फिर सितंबर 2022 के अंदर रशिया ने 4 रीजन्स को एनेक्स किया, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क आ गए, जो कि हमने पहले देखे, और खेरसन और ज़ैपोरिज़िया के रीजन के अंदर। अब तो खेरसन का भी वापस चला गया यूक्रेन के पास, वॉर वापस हो गया, यूक्रेन ऑफेंसिव पे चल रहा है। ये तो अभी करंट डायनामिक्स है। सिंपल ये है कि ओवरऑल उसने एनेक्स किया है। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस ये है कि रशिया का जो ड्रीम है ना, वो अपने एरियाज़ को वापस ले रहा है, वो एक्सपेंशन की पॉलिसी पे चल रहा है और वो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन हमने 2-3 देख ली। फिर आ जाता है रशियन एग्रेशन हेल्प नेटो। अब हमने ये एनालाइज किया है कि रशिया की जो एग्रेशन था उसने नेटो को उल्टा नुकसान पहुंचाने के बजाय हेल्प किया। हेल्प कैसे किया है? फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दी और नेटो का पार्ट बन गया, जिसमें तुर्की ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन तुर्की भी अभी एग्रीमेंट हो गया उनके दरमियान और अभी 1 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर मेंबर बन जाएंगे, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड के अंदर वो फिनलैंडाइजेशन था, स्वीडन पहले न्यूट्रल रहता था और फिनलैंड का एक अलग पॉलिसी होती थी कि वो किसी की भी साइड नहीं लेगा। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेन है। 1949 स्टेट्स विश टू न्यूट्रलिटी इन कोल्ड वॉर के अंदर इन स्टेट्स ने न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की थी। प्रोफाउंड इम्पैक्टेड ऑन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द यूरोप को। अब इसने पूरा जो मैं कह रहा हूँ ना, रशिया ने एग्रेशन किया, जो रशिया वॉर थी, इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। ठीक है, रशियाज मिसकंसेप्शन दैट द कंट्रीज वांट जॉइन। अब वो रशिया समझ आता है इस वॉर की वजह से कंट्रीज ज्वाइन नहीं करेंगे नेटो और ईयू को, लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स आ गया और रशिया और जो स्टेट्स हैं वो ज्वाइन कर रही हैं उल्टा नेटो, जिसमें हमने ये 2 प्रूफ देख लिए। फिर आ जाता है जर्मनी इंक्रीज नेवल एंड एरियल पावर 4 टाइम्स। अब रशिया जर्मनी का जो आपका ओलाफ स्कॉल जो उनके वो हैं चांसलर, उन्होंने अभी आर्टिकल लिखा फॉरेन अफेयर्स के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है ग्लोबल उनका एक जर्मनी का नाम है जिंटेवर्ज, पता नहीं जिंटेवर्डन करके उन्होंने एक लफ्ज़ लिखी है कि एक एपिटोरियल शिफ्ट आ रहा है पूरी वर्ल्ड के अंदर। उसके अंदर उसने जर्मनी का पूरा रोल एक्सप्लेन किया है। अभी दिसंबर 2022 के अंदर का आर्टिकल है। ठीक है, उसने ये बताया कि इसके अंदर हम यूरोप, उसने एक आइडिया दिया है, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उसने इस चीज़ का आइडिया दिया कि यूरोप के स्टेट्स को एक नेशन बन जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बाकी सारी जो मतलब सिक्योरिटी के लिए भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। रशिया ने, जर्मनी ने अपना बजट भी बढ़ा दिया। ठीक है, और अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और जो सपोर्ट है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर इसने एक्सप्लेन किया कि हमने सपोर्ट भी बढ़ा दिया यूक्रेन को, हमने अपना बजट भी बढ़ा दिया और अपनी मिलिट्री भी देखेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद डिपेंड करेंगे क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो गई है। तो पूरा कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रशिया का, जर्मनी का बल्कि रिवाइवल हो रहा है और जिसमें जर्मनी ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को क्वाड्रुपल कर दिया, 4 दफ़ा बढ़ा दिया। ठीक है,
ये एक बात हो गया, एनालिसिस हो गया कि इसमें से इसकी वजह से आर्म्स रेस बढ़ रही है, ठीक है, आर्म्स रेस बढ़ रही है, ये तो बात हमें समझ आ गई। फिर आ गया यूएस स्ट्रैटेजी टू कीप रशिया एंगेज्ड इन यूक्रेन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ से इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि रशिया को इंगेज करने की पॉलिसी थी यूएस की, कि यूएस मतलब अब रशिया की स्टेटमेंट से पता चलता है कि पीपल विल टर्न अगेंस्ट पुतिन। अब हुआ ये कि इस बात से पता चलता है, अगर इमरान खान का वहाँ पे विजिट था 2000, आपको पता है 23-24 के 23 फेब के इमरान खान वहाँ गए, तो कह रहे इमरान खान की बातों से साफ पता चल रहा है, उन्होंने बोला, पुतिन के रिस्पॉन्स से पता चल रहा था कि दिस वॉन्ट टेक लॉन्ग, कि हम 1-2 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे यूक्रेन से, और हमारी जो डिमांड थी चार्टर जो कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो बाउंस बैक कर गई, उसकी स्ट्रैटेजी मिसकैलकुलेशन हो गई पुतिन की, ठीक है, कोई सपोर्ट भी नहीं मिली इसको एज सच ओवरऑल। और क्या हुआ, यूएस डज नॉट वांट टू लूज रशिया। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनालिसिस हमारा ये है कि ये रशिया यूएस की स्ट्रैटेजी थी कि इंगेज किया जाए पुतिन को वॉर के अंदर इंगेज करेंगे, इसकी डिपेंडेंसी कम करेंगे यूरोप से, यूरोप की डिपेंडेंसी कम होगी, ऑयल गैस कम होगा, इसकी इकॉनमी हैम्पर हो जाएगी, जैसे पहले कोल्ड वॉर में किया था, इकॉनमी को डिस्टर्ब करके पुतिन के मुल्क के अंदर जो आपके रशियन पीपल है आपके क्या करेंगे, रिबेलियन हो जाएगा और पूरा रशिया की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाएगी। तो इसकी वजह से मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि ओवरऑल वेस्ट की या स्ट्रैटेजी समझ आ रही है हमें यूएस की, ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। इसके बाद योर एक्सपोज वीकनेस ऑफ यूएनएससी एज अ फोरम। अब हमें इससे खैर ये तो बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है कि यूनाइटेड नेशंस की मतलब कमजोरियाँ हमें नज़र आ रही हैं, वीकनेस नज़र आ रही है, इनकैपेसिटी नज़र आ रही है हमें इसकी वजह से, चूँकि वो रिजॉल्व नहीं कर सका ये इशू। ये बात तो हमें सब कुछ पता है कि रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सका, यूनिलैटरलिज्म को कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर जो वीटो पावर वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे एनालाइज किया, ठीक है, खैर ये भी हो गया। फिर आ गया वर्ल्ड ओपिनियन डिवाइडेड। अब इससे हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स नजर आ रही है, ठीक है, कि दुनिया डिवाइड हो गई है, मल्टीपोलैरिटी आ गई है, ये हम एनालाइज कर रहे हैं कि नेगोशिएटिंग पोजीशन फॉर द कंट्रीज हार्ड एज कर रही हैं। ये मैंने कितनी ज़्यादा एक वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आगे किसी भी स्टेट्स का साइड नहीं ले रही, वो ओमनी अलाइंड पॉलिसी लेके चल रही है, ठीक है, किसी भी स्टेट के साथ अलाइन नहीं हो रही, सब स्टेट्स के साथ अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रही हैं और हार्ड हेजिंग कर रही है। हम नीचे भी देखेंगे हेजिंग करी है, इसको हेजिंग का कौन ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिडंट टेक इमीडिएट साइड, कोई भी साइड नहीं ले रही, और वो क्या करी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है, अबव ऑल ऑफ दी अबव अप्रोच होती है, इसको कहते हैं आईआर के अंदर, इसको हार्ड हेजिंग कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, फेटअप मतलब वो दोनों के साथ नेगोशिएट कर रहा है। इंडिया को देख लें आप, सऊदी अरब का तो बहुत रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है सऊदी अरब की एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मल्टीपोलर एरा। खैर ये तो हमारा एनालिसिस हो गया जिसके अंदर हमने वर्ल्ड ओपिनियन हार्ड हेजिंग की बात कर ली, यूएनएससी का फेलियर देखा हमने, यूएस की स्ट्रैटेजी देखी हमने, जर्मनी का रोल देखा हमने, यूएस की नेटो का मतलब फ़ायदे देखे, और रशिया की ड्रीम एनेक्सेशन का और जॉन मशाइमर का आर्गुमेंट, ये हमारा एनालिसिस था रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं इसके बेनिफिशियरीज कौन थे। सबसे बड़े बेनिफिशियरीज तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो कि वही हार्ड हेजिंग कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया, वो किसी का भी साथ नहीं ले रहे, वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फ़ायदा कर रहे हैं। ये इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सारे अपने बेनिफिट्स के लिए चल रहे हैं और इन सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को हो रहा है। फिर आता सेकंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी नेटो हो गया, जिसकी वजह से वही जो मैंने बताया स्वीडन और फिनलैंड ने एक्सेप्ट कर दिया और नेटो मजीद एक्सपैंड हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सारी स्टेट्स उसकी हेल्प कर रही हैं। फिर आ जाता है ओपेक कंट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे छापे हैं, ठीक है, $100 बिलियन तो यूएस ने, $100 बिलियन ये रशिया ने इतना तो पहले नहीं कमाया जितना रशिया ने इस दफ़ा कमाया 4 मंथ्स के अंदर सिर्फ, ठीक है। खैर ये तो हो गए बेनिफिशरीज। अब हम देखेंगे इस वॉर के इंप्लीकेशंस क्या होंगे। वैसे तो एनालिसिस में इंप्लीकेशन समझ आ गए, लेकिन हम ऊपर ब्रीफ से ओवरव्यू से देख लेंगे। सबसे पहले तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो कि हम देख चुके हैं कि ऊपर रशिया के अंदर हाफ कंट्री माइग्रेट हो गया, जिसमें से यूएन एजेंसी की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लाख से भी ज़्यादा लोग शुरू में ही माइग्रेट कर गए थे और हंगरी और रोमानिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये तो बात हो गई। दूसरा, पोटेंशियल टू टर्न इनटू द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि हमने देखा पोलैंड में जाके एक मिसाइल गिरा था, जो कि उन्होंने फिर उसको ज़ाहिर कवर कर लिया इस बात से कि पोलैंड में जो मिसाइल गिरा है वो रशिया का नहीं है, वो यूक्रेन का। लेकिन अगर वो रशिया का होगा तो ऑब्वियसली है भी वो रशिया का, लेकिन अगर उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता तो फिर ये वॉर तो थर्ड वॉर की तरफ चली जाती और वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती थी, ठीक है। आस्किंग फॉर द नो फ्लाई जोन और वो सारा जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया नेटो का। फिर आर्म्स रेस इससे बढ़ रही है, ऑब्वियस इससे हमें पता चल रहा है, ये भी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि $2 ट्रिलियन तक बजट चला गया है, जो मिलिट्री बजट है। जापान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है जापान की, उसने बोला है कि हम अपना बजट 2% तक लेके जाएंगे, 2% ऑफ द GDP हम अपना मिलिट्री बजट लेके जाएंगे, जो कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, जो कि अपनी वही रिवाइवल हो रहा है उसका, जब आपको पता है कोल्ड वॉर की से पहले की हिस्ट्री इनकी जापान की और जर्मनी का भी क्वाड्रपल 4 दफ़ा जर्मनी का बढ़ गया और जर्मनी की भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है, जिसमें वो दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन करें, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में आप लोग को इनकी हिस्ट्री का तो पता ही है। तो आर्म्स रेस होगी। फिर आ गया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का क्या है कि न्यूक्लियर प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्टेट्स क्या करेंगी, न्यूक्लियर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगी, न्यूक्लियर, क्योंकि उनको समझ आ रही है सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ेगा तो अपनी सारी प्रोटेक्शन की फिक्र होगी, और वही आपको पता है रियलिज्म का सारा आर्गुमेंट। फिर आ जाता है इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर।
अब जो लिबरल वर्ल्ड हो रहा है उसको चैलेंज हो रहा है, हमें नजर आ रहा है, रशिया चैलेंज कर रहा है, उधर चाइना चैलेंज कर रहा है, तो दो ब्लॉक्स में क्लियर डिवीजन हो गई है। दो ब्लॉक्स में जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, एक साइड पे ये पूरा आपकी कंट्रीज आ रहे हैं, चाइना वाली साइड पे, रशिया वाली साइड पे, और दूसरी तरफ वेस्ट है। फिर आ गया एम्बोल्डनिंग ऑफ अदर मेजर पावर्स लाइक चाइना। अब हो रहा यह है कि इसकी वजह से चाइना भी ऐसा कोई ना कोई एक्शन ले सकता है जिस वजह से ओवरऑल एग्रेशन को बूस्ट मिलेगा। मतलब इससे बात ये चल रही है कि रशिया के एग्रेशन की वजह से इंप्लीकेशंस देख रहे हैं ना, इससे ये भी हो सकता है कि ताइवान नेक्स्ट यूक्रेन बन जाए, लेकिन वो तो हमने अलग वीडियो देखी हुई है कि ताइवान नेक्स्ट यूक्रेन नहीं बन सकता। ठीक है, फिर रीअलाइनमेंट इन द रीजनल एंड ग्लोबल अलायंसेज कि हम रीअलाइनमेंट देख रहे हैं, क्वाड बन रहा है, ऑकस बन रहा है, सही है, यूएई फिर I2U2 जो बना है, ठीक है, और भी सारे जो एससीओ कंट्रीज आप देख लें एशिया के, उन्होंने सारों ने एब्सटेन किया यूएनएससी के प्लेटफॉर्म से, कोई किसी ने वो नहीं किया, कंडेम नहीं किया रशिया को। तो ओवरऑल रीअलाइनमेंट हो रही है, रीजनलिज्म की पॉलिसी जा रही है। इसमें भी फिर वो मुझे आर्टिकल याद आ रहा है, गॉस्पेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें वो पूरी आर्गूमेंट देता है कि किस तरीके से होम कमिंग एक बुक है जो कि ये वाला रीजनलाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, उसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। फिर आ जाता है चाइना एस्केपिंग यूएस फोर्सेस। चाइना एस्केपिंग यूएस फोर्सेस का फोकस मतलब ये है कि इस चाइना के स्लैश के ये है कि जो चाइना है ना वो यूएस का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो पहले कंटेनिंग चाइना को, अब हम इसका फोकस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2022 के अंदर देख सकते हैं, जो कि यूएस ने लॉन्च किया 2022 दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर। उसमें उसने यही बताया कि चाइना एक मतलब लॉन्ग टर्म हमारा कॉम्पिटिटर है, और जो थ्रेटन है रशिया जो है वो इमीडिएट थ्रेट है। फिर आ जाता है पोटेंशियल टू हैव स्पिल ओवर इफेक्ट अनलेस अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। स्पिल ओवर इफेक्ट हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन की प्रेडिक्शन हो रही है जिसमें हमने अलग वीडियो किया है, अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल रिसेशन। फिर ऑयल प्राइसेस हाई हो रही है, हमने देखा है कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन 40 ईयर्स हाई यूएस के अंदर हो गई, इंटरेस्ट रेट 15% चला गया फेड का, जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का। फूड प्राइसेस देख लें, ऑयल क्राइसिस आ रहा है, तो ओवरऑल इतने क्राइसिस आ रहे हैं, इन सबके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई। फिर इकोनॉमिक सेटबैक टू द रशिया प्लस ग्लोबल प्राइस हाइक। इकोनॉमिक सेटबैक रशिया के लिए भी इशू आ रहा है, फूड ऑयल सारे वर्ल्ड के लिए आ रहा है। फिर नेटो के ऊपर एक इशू है, नेटो की इमेज खराब हुई है, तो ये सारा ओवरऑल इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड इम्प्लीकेशंस ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर, वी हैव डिस्कस्ड एनालिसिस, वी बेनिफिशियरीज कौन थे इसके, हमने इसका एनालिसिस किया कि कौन क्या एनालिसिस है ओवरऑल रशिया यूक्रेन वॉर का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड रशिया यूक्रेन वॉर इन ग्रेट लेंथ। आप जाके दोनों पार्ट देख सकते हैं, तीसरा पार्ट है वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।